घर में कोई नहीं था। इसी वजह से मैं बहुत खुश थी। आज माँ और मेरी छोटी 2 बहनें किसी काम से बाजार गई हुई थी। मैं बहाने से घर पर ही रह गई। दरअसल घर में रहने का एक खास मकसद था, वो ये कि मैं किसी को घर बुलाना चाहती थी। 3 महीने पहले शुरू होने वाला सिलसिला अब मुलाकातों में बदल चुका था। अंकित हमारी गली के नुक्कड़ पर ही रहता था। उसकी आंखों में मुझे देखकर चमक आ जाती थी। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश होती। वो मुझसे कहता था, रुशिका तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तुम देख लेना मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। और हाँ, मुझसे मिलने को आ जाया करो, तुम्हें देखकर मुझे दिल से खुशी होती है। मैं अंकित की बातें सुनती तो मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगता। इसलिए मैंने आज भी अंकित से कह दिया था कि माँ और बहनें किसी काम से बाजार जाएंगी, तुम हमारे घर आ जाना, हम मिलकर बातें करेंगे, मैं तुम्हें चाय बनाकर दूंगी। जब माँ घर आएगी तो तुम छत के रास्ते से वापस चले जाना। अंकित बहुत खुश हुआ। माँ के घर से निकलते ही मैंने अंकित को पत्थर फेंककर इशारा किया। वो 5 मिनट में मेरे घर आ गया था। पर मैं क्या जानती थी कि आज मेरी बदनसीबी दरवाजे की कुंडी बजा रही है। जैसे ही अंकित घर के अंदर आया, तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजे की जोर जोर से कुंडी बजने लगी। मैंने अंकित से कहा कि तुम छत के रास्ते से वापस चले जाओ, लगता है कि माँ आ गई है। दरवाजे की कुंडी की आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि अंकित ऊपर जा चुका था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3 लड़के खड़े थे। उनके साथ ही एक बूढ़ा भी था, जिन्हें देखकर मैं डर गई थी। उन लड़कों की उम्र 3 साल से ऊपर थी। ये मोहल्ले में चक्कर ही लगाते रहते थे, इसलिए कि देख सके कि मोहल्ले में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। पर उन्होंने जो मुझे देखा तो मेरा तो जैसे खून ही सूख गया था। मगर दिल को ये तसल्ली थी कि अंकित छत के रास्ते ऊपर चला गया है। वो कहने लगे कि ए लड़की, तूने हमारे सामने एक लड़के को घर के अंदर बुलाया है, हम मोहल्ले में इन तमाशों की इजाजत नहीं देते। कहाँ है वो नीच, उसे निकाल। मैं कांपने लगी। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैंने किसी लड़के को घर में नहीं बुलाया, हम ऐसे काम नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, तू बड़ी चालाक बनती है, उसे छत पर भेज दिया होगा। फिक्र न कर, हमने ऊपर छत के दरवाजे को ताला लगा दिया है। चलिए जगदीश बाबा, इनके घर की तलाशी लेते हैं। उस लड़के ने बूढ़े व्यक्ति को भड़काते हुए कहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा और मैं इस दुनिया से ही विदा हो जाऊंगी। उन लोगों ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। अंकित बेचारा कहाँ जाता, वो तो छत पर ही छुपा बैठा था। और फिर क्या होना था, मेरी वो बेइज्जती हुई, वो बदनामी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अंकित को मारते हुए वो लोग छत से नीचे लाए और फिर अंकित के माँ बाप के पास ले गए। वो बोले कि इस लड़की ने ही हमारे बेटे को भड़काया है, हमारा बेटा अच्छे नंबर लाता है, स्कूल में पढ़ता है, ये लड़की तो घर में फ्री बैठी रहती है। अगर आप कहते हैं तो आप हमारे बेटे से पूछ ले, वो अगर इस लड़की से शादी भी करना चाहता है तो हम उसकी शादी करवा देते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर ये लड़की इस काबिल नहीं है, ये पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर चला चुकी है। उधर माँ को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी। अंकित और मैं कटहरे में खड़े थे। बस फिर क्या होना था, एक पंचायत लगाई गई। पंचायत में जो फैसला होना था वो अंकित और उसके घरवालों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि मैं माँ की उम्मीदों की एक डोर थी। मैंने माँ को तरह तरह के ख्वाब दिखा रखे थे कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी। दरअसल वो ख्वाब अंकित के दिखाए हुए थे। अंकित कहता था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी खूब ऐश कराऊंगा। मैं क्या जानती थी कि अंकित इतना नीच निकलेगा। फिर क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर मोहल्ले वालों ने जो फैसला किया उसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अंकित इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अंकित ऐसा फैसला करेगा, वो भी उस वक्त जबकि हम दोनों की शादी होना पक्की थी। अंकित ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने माँ बाप को मायूस नहीं करूंगा। वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर मुझे भूल गया। जबकि माँ बाप से रिश्ता कभी नहीं टूटता, लेकिन मोहब्बत के रिश्ते एक डोरी से टूट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी मोहब्बत का रिश्ता टूट गया था। फैसला मेरे खिलाफ हुआ था, लेकिन अब मोहल्ले वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस लड़की को सजा देंगे, इसकी शादी करवा देंगे। मैं सोचने लगी कि मैं किसी अनजान आदमी से शादी कैसे करूंगी, मगर ये तो मेरे दिल और दिमाग में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल होने जा रही है। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी सब बहनें और माँ मुझसे नाराज थी। मेरी वजह से उनके साथ भी वो लोग बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे।
उनसे तो कोई हाथ तक नहीं मिला रहा था। माँ को मेरी दिन रात रोने से फुर्सत नहीं थी। बस कहती थी कि तूने अच्छा नहीं किया। इस मोहल्ले में मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई थी, वो इज्जत तूने एक पल में खाक में मिला दी। मुझे अपना आप बहुत बुरा लग रहा था। दिल चाह रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। पर अगले दिन एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगी एक बार फिर से बदल दी। हमारे घर मालिक मकान अशोक साहब आए तो उनको भी इन हालत का पता चल चुका था। लोगों ने इनको तरह तरह की बातें बताकर भड़का दिया था और ये भी कहा कि अब इन लोगों को अपने घर से निकाल दें। ये लोग मोहल्ले का माहौल खराब कर रहे हैं। कल को किसी और का बेटा फंसा लेगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। ये औरतें तो हमारी जात पर खतरा है। अशोक साहब ने जब ये सारी शिकायतें सुनी तो माँ के पास आए और कहने लगे, बहन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मोहल्ले वालों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अपनी बेटी की शादी कर दें या तो फिर। इससे पहले कि अशोक साहब कुछ और कहते मेरी माँ ने फौरन से कह दिया, अशोक साहब बातें तो सब करते हैं, शादी कौन करेगा। मेरी बेटी के लिए आप अगर कोई रिश्ता बताते हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी इसी वक्त कर दूंगी, फिर चाहे वो 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो। ये बात सुनकर अशोक साहब गहरी सोच में पड़ गए थे। मैंने देखा था उन्हें उनकी आंखों में भी अजीब किस्म की चमक आ गई थी। सोच लो 80 साल का बूढ़ा, तुम होश में तो हो ना। अशोक साहब रुक रुक कर बोल रहे थे जैसे वो अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हो। हाँ मैंने सोच लिया है अशोक साहब, चाहे 80 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी की शादी अब करके रहूंगी। अब और इंतजार नहीं करूंगी। जो कुछ इसने किया है उसके बाद तो मेरा अपनी बेटी का शादी करने का ही इरादा है। आप तो जानते हैं कि मोहल्ले वाले मुझसे कितने नाराज हैं। जब तक इसकी शादी नहीं होगी वो सब लोग ऐसे ही रहेंगे और फिर मैं क्या करूंगी। मेरे लिए तो यहाँ पर जिंदगी गुजारना इस कदर मुश्किल हो जाएगा कि मेरी बेटियों की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। उनकी शादियां करना भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगी और कौन इनसे शादी करेगा, वो भी इन हालात में जबकि बड़ी बहन इतना बड़ा काम कर चुकी हो। माँ की बातें सुनकर अशोक साहब कहने लगे, बहन मैं एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो, लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम पर है। हमारी खुशी तुम जैसे चाहो। जी जी अशोक साहब, मैं आपकी कोई बात कैसे टाल सकती हूँ, माँ ने संभल कर कहा। तो अशोक साहब ने वो बात कही जो मेरे होशो हवास पर बिजली बनकर गिरी। तुम अपनी बेटी की शादी अगर चाहो तो मुझसे कर सकती हो। क्या ये आप कह रहे हैं अशोक साहब, माँ ने हैरानी से कहा। मेरा मतलब है आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपके साथ मेरी बेटी की शादी, हम बहुत मामूली से लोग हैं। माँ की बात सुनकर मुझे एक और झटका लगा। माँ ने तो मुझे अशोक साहब की नजर में भी गिरा दिया था। नहीं ये लड़की तो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है, मगर मोहल्ले वालों को कौन समझाए। मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी भी तो मजबूरी है। अब तुम इस बेचारी की शादी किससे करोगी, इसको तो कोई ब्याह कर भी नहीं ले जाएगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया। बस फिर मेरी अशोक साहब से शादी तय हो गई, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अशोक साहब पहले कितनी शादियां कर चुके हैं और उनकी पत्नियों का क्या हुआ जो अब उन्हें शादी की जरूरत पड़ गई। माँ ने मुझे उनके साथ 2 कपड़ों में ही ब्याहने का सोचा था, पर अशोक साहब कहने लगे कि इसकी तो इज्जत खो गई है, मैं उसको बहाल करूंगा। यूं अगले ही दिन बड़े धूमधाम से उन्होंने एक शादी हॉल बुक किया जिसमें पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया गया और अशोक साहब मुझे सब लोगों के सामने ब्याह कर ले गए। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो मेरी किस्मत से जल रही थी। ये तो अशोक साहब की हवेली में राज करेगी, अशोक साहब कितने साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये ऐश ही ऐश करेगी और किसी जवान आदमी से शादी कर लेगी और इसकी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। अलबत्ता ब्याह कर जब मैं आई तो अशोक साहब की हवेली देखकर एक पल को तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये तो किसी महल से कम नहीं था। मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत घर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं हैरान ही रह गई। अशोक साहब मुझे अपने कमरे में ले गए, मुझे अपने सामने बैठाकर मेरी तारीफ करने लगे और बोले, मुझे तुमसे ज्यादा हसीन औरत आज तक देखने को भी नहीं मिली। तुम इस कदर खूबसूरत हो कि मैंने 80 साल की उम्र में भी तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का फैसला किया। लेकिन तुम जानती हो जिंदगी मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं है। मुझे पहले ही बहुत सी बीमारियां हैं। दिल का मरीज हूं मैं, सच में दिल का मरीज हूं। मुझे ऐसी कोई बात पता ना चले कि जिससे मुझे तकलीफ हो। तुम मेरा ख्याल रखोगी तो ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी आसान करेगा। अशोक साहब 80 साल की उम्र में भी काफी जवान नजर आते थे। उनकी उम्र मुश्किल से 60 साल ही लगती थी। मैंने कहा, आपको ऊपर वाला सलामत रखे, आपने मुझे इज्जत दी,
मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वो हैरान रह गए। बोले कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी नई पत्नी इतनी समझदार होगी। नई पत्नी? आपकी पहले कितनी पत्नियां हैं अशोक साहब? मैंने पूछा तो वो खामोश हो गए। मेरी कोई पत्नी नहीं है, बस एक तुम ही मेरी पत्नी हो। उनकी बात सुनकर मैं फूली नहीं समा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वाकई मेरी किस्मत बदल गई है। कहाँ वो अंकित कंगाल और कहाँ अशोक साहब की हवेली, जहां पर मैं राजकुमारियों की तरह अपने दिन और रात बसर करूंगी। मैं उनका कमरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। सोच रही थी कि जब अशोक साहब अपने कमरे से चले जाएंगे तो मैं इनके कमरे की पूरी तलाशी लूंगी, देखूंगी कि उनके कमरे में और क्या क्या रखा है। मेरे लिए रेशमी कपड़े रखे गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चमकदार थे। मैंने वो पहनकर देखे। अशोक साहब सुबह ही कमरे से चले गए थे तो मैं पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। तब मुझे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। मैंने देखा कि उन्होंने दीवार पर तरह तरह की चीजें लटका रखी थी। उसमें से तो एक घोड़े की पूंछ भी थी, जबकि बाकी कुछ हड्डियां, तीर, तलवार और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैंने देखा अशोक साहब अपनी चीजों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते थे, लेकिन अभी मैं ये चीजें देख ही रही थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। उस व्यक्ति का हुलिया बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और लंबाई तकरीबन 6 फीट के करीब होगी। मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। वो मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देख कर बोला, तुम कौन हो लड़की? मैं कौन हूं? आपको नहीं पता मैं कौन हूं? अशोक साहब मुझे लेकर आए हैं, शहर से ब्याह कर लाए हैं। मैंने इतराते हुए कहा, तुम क्या इस हवेली के नौकर हो? नौकर नहीं हूं मैं, उनका बेटा हूं मैं। वो चिल्लाते हुए बोले तो मैं हैरान रह गई। अशोक साहब का बेटा उम्र में मुझसे भी ज्यादा बड़ा था और उन्होंने मुझसे शादी रचा ली। जाहिर है इन्हें बुरा तो लगना ही था। कहने लगा कि बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं ये सुनकर उनके साथ चल पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने मुझे वहां से निकाला और मुझे अपने साथ लिया और बाहर आ गया। मैंने देखा वहां अशोक साहब नहीं थे। दूर दूर तक भी उनका नामो निशान नहीं था। कहने लगा, आ जाओ, वो दूसरे बाग में है, तुम्हें बुला रहे हैं वहीं पर। वो घोड़े पर जाकर बैठ गया और मुझे भी घोड़े पर बैठने का आदेश दिया। मैं क्या करती? मुझे तो इस महल की रीति रिवाज का कुछ नहीं पता था। मैं चुपचाप उसके साथ घोड़े पर बैठ गई, मगर मुझे ये सब बहुत मुश्किल और अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने वही किया जो उसने मुझे कहा। घोड़े पर बैठते ही उसने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। घोड़ा उस जगह से बाहर निकला और एक जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत डर रही थी। हवेली में तो इस वक्त कोई नौकर भी नहीं था। हे भगवान, ये लड़का मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? काफी दूर जाकर वो एक जगह रुक गया। वो पहाड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे जहां पर उसने घोड़े को रोका था। कहने लगा, नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गई। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैंने अपने चेहरे को चादर से ढक रखा था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। चाहे अशोक साहब का बेटा ही था वो, लेकिन फिर भी था तो जवान और मेरा हम उम्र भी। फिर वो मुझे पहाड़ों के बीच बैठाकर बोला, देखो लड़की, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बाबा ने तुम्हें नहीं बुलाया था। मैं खामखा ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ कि अपने दिल की बात कर सकूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किसकी बेटी हो और कहाँ से आई हो। बाबा अशोक मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम अभी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबा को तो मैं खुद ही ठिकाने लगाने वाला हूँ। आखिर क्या रखा है उस बूढ़े में? मेरे साथ आ जाओ, हर खुशी दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने हैरत से पूछा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर तुम चाहो तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तुम्हें इस बूढ़े से तलाक दिलवाकर अपने इसी घर में रखूंगा और फिर तुमसे शादी करके तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अंकित की बातें गूंजने लगी। वो भी मुझसे ऐसी ही बातें किया करता था और झूठे इंसान की तो निशानी ही यही होती है कि वो सबसे पहले इंसान की कमजोरियों पर हमला करता है। मैंने कहा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो ये सब? मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, यानी तुम्हारी माँ। कहने लगा कि वो तो ठीक है, पर मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बूढ़े से तलाक दिलवाकर खुद तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊंगा। ये बूढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसका अपना और कोई वारिस नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। अपने बेटे को तो ये गोली भी नहीं मार सकता, उसकी जान भी नहीं ले सकता। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरे ऊपर पहले भी बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है और वो इसी तरह लोगों की वजह से लगा था। मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं हूँ।
मैंने कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत को डुबाने का सोचा तक नहीं था, लेकिन तुम्हें पता है कि जमाना ऐसा ही है कि इंसान पर ऐसा इल्जाम लगा देती है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। मगर मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अशोक साहब के साथ शादी करके भेजा गया है। मैं उनकी अमानत हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे इज्जत दी। अब ऐसे में मैं उन्हें धोखा कैसे दे दूं? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम अपने बाप के पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हो। याद रखो, भले ही मैं सौतेली माँ हूँ, लेकिन रिश्ते से तो मैं तुम्हारी माँ ही लगती हूँ ना। मुझे वो कितनी खुशी से ब्याह कर लाए हैं और तुम मुझसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हो। मुझे घर छोड़ कर आओ। मैं गुस्से से बोली। ये कहकर वो मुस्कुराया और मुझे घोड़े पर बैठाया और वो वापस ले जाने ही लगा था कि पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने बंदूक से फायर की हो। मैंने देखा अशोक साहब एक पेड़ के पीछे छुपे बैठे थे। वो अपने बाजू हवा में लहराते हुए बाहर निकले और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बेटे को देख कर बोले, देखा ना बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किसी कम नस्ल लड़की को ब्याह कर नहीं लाया। ये तो बहुत ही सच्ची और खरी लड़की है। तुम देख लेना, इसकी नस्लों में भी वैसी ही गैरत होगी जैसे कि इसमें है। तुमने देखा, अपनी कम उम्र के बावजूद भी ये अपनी जबान से नहीं फिसली। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने नहीं सोचा था कि अशोक साहब ये सब कुछ मुझे आजमाने के लिए कर रहे हैं। अशोक साहब मुझे वहां से घोड़े पर बैठाकर वापस हवेली ले गए। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। आज मैं बहुत बड़े हादसे से बच गई थी। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि अशोक साहब के बेटे की मोहब्बत का क्या करूंगी। उसे ठुकरा कर सारी जिंदगी उदास रहूंगी। पर अब मेरा दिल खुशी से भर चुका था। मैं जान चुकी थी कि मेरे ऊपर जो भी था एक आजमाइश ही थी। अशोक साहब मुझे वापस हवेली लेकर आ गए और कहने लगे कि तुमने मेरा मान रख लिया। जानती हो, अगर तुम उसे हाँ कहती तो क्या होता? मैंने पूछा क्या होता? कहने लगे कि उसी वक्त तुम्हारी जान ले लेता और किसी को पता भी नहीं चलता कि रुशिका नाम की लड़की भी इस गांव में आई थी। मैं अशोक साहब की दिल की हालत देखकर डर गई। मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और बोले कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे वही घोड़े की पूंछ और कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो मैं पहले ही देख चुकी थी। वो बोले कि जानती हो ये क्या है? ये मेरे बुजुर्गों की निशानियां हैं, लेकिन ये वो घोड़े हैं जो वफादार थे। इन्होंने हमारे खानदान के साथ वफा की थी। हालांकि जानवर थे, पर इनके मरने के बाद हमने इनकी मूर्तियां बनवाई थी और इनको बहुत इज्जत दी थी। यहाँ तक कि इनकी पूंछ मेरे पास रखी होती है। एक घोड़े की कुछ पूंछ का हिस्सा तो हमेशा मेरी जेब में रहता है, जो हमारे बाबा के साथ वफादारी करता था और बाबा ने उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की थी। तो फिर तुम ये सोचो कि हम वफादार लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। हम जैसे चौधरियों को कभी भी किसी आदमी की दौलत से और खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। हम जैसे लोगों के साथ वफा करने वाला कोई नहीं होता। सब हमारी दौलत के पीछे आते हैं, लेकिन जो हमसे वफा करते हैं हम उसको हर चीज दे देते हैं, उसकी किस्मत बदल देते हैं। मैं अशोक साहब की बातें सुनकर डर गई थी, लेकिन मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि घोड़ों की इज्जत करने वाले व्यक्ति को एक इंसान की इज्जत का भी अंदाजा है। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अशोक साहब ने वाकई अपनी बात निभाई और मरने के बाद मेरे नाम पूरी हवेली कर गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।